हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम एम्स के जो PYQs हैं फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, जो CRE का एग्जाम होने वाला है, उसके जो PYQs हैं वो वाले क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। मैंने इन डिटेल में आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका जो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो हाथ के हाथ रिवाइज भी होता जाएगा और आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाती जा रही हूँ, पूरी वीडियो को देखना, ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट हैं कि उसका यही आंसर क्यों हुआ, ये वाला ऑप्शन आंसर क्यों नहीं हुआ है, वो सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे। अब जल्दी से बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन योर स्क्रीन इज द रेंज ऑफ शोल्डर एबडक्शन इज लेस व्हेन शोल्डर इज एक्सटर्नली रोटेटेड, इंटरनली रोटेटेड, in neutral position or in flexion position. So the correct answer here is option number B। और इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी जब हमने ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का जो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स है वो पढ़ा था। सो जो इंटरनल रोटेशन होती है ये क्यों रोकती है? इट लिमिट्स एबडक्शन ड्यू टू सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट। तो हमने पढ़ा था कि जब सब एक्रोमियल जो स्पेस होती है वहाँ पे स्ट्रक्चर्स इम्पिंज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। कब होता है? जब इंटरनल रोटेशन के साथ हम एबडक्शन कर रहे होते हैं तब। उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है आपका ह्यूमरस का, इट मूव्स टुवर्ड्स द एक्रोमियन ड्यूरिंग द इंटरनल रोटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट हो जाती है। इसीलिए जो रेंज ऑफ शोल्डर एबडक्शन है वो कम हो जाती है जब जो आपका शोल्डर है इट इज इंटरनली रोटेटेड। और ये रेंज कब बढ़ जाती है? अगर यहाँ पे ये होता एबडक्शन इज मोर, तो क्या आंसर होता आपका? तो होता आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ड्यूरिंग एक्सटर्नल रोटेशन। और इसका रीजन क्या रहता कि जब ग्रेटर ट्यूबरकल है इट मूव्स अवे, ठीक है। अभी तो ये टुवर्ड्स द एक्रोमियन मूव हो रहा है जब हम इंटरनल रोटेशन के साथ एबडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लैरिटी के लिए। सो एबडक्शन जब हम इंटरनल रोटेशन के साथ करते हैं तो जो आपका ग्रेटर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, वो क्या करता है, इम्पिंज करता है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी रेंज भी है एबडक्शन की वो पूरी नहीं आ पाती। वहीं अगर आप एबडक्शन करते हो एक्सटर्नल रोटेशन के साथ तो जो आपका GT है वो कहीं पे अटकता नहीं है, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट भी नहीं होती। सो ये एक कंसेप्ट है जो कि हमने पढ़ा था जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, राइट। सो इस टॉपिक को या इस कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर जॉइंट कैप्सूल, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल एंड द कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट। अब देखो, अगर आप थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट आपका जो स्टैटिक स्टेबलाइजेशन है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे वो नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि कोरैकोक्लैविकुलर जो लिगामेंट है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे आता ही नहीं है। तो अगर ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे आ ही नहीं रहा है तो ये स्टैटिक स्टेबलाइजेशन कैसे करवा देगा इस जॉइंट की, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी। सो जो रोटेटर इंटरवल कैप्सूल है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, द सुपीरियर जॉइंट कैप्सूल, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट एंड द सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। और ये टॉट कब होता है? व्हेन आर्म इज एट द साइड, यानी कि जब रेस्ट कर रहे होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, ठीक है, नो मूवमेंट इज अकरिंग एट द शोल्डर जॉइंट। उस टाइम पे ये जो आपका RIC है इट इज इंटैक्ट, इट इज टॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन इज। अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स का, ये भी हमने पढ़ रखा है। रोल एंड स्लाइड अलोंग जॉइंट्स लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, रोल एंड स्लाइड अलोंग जॉइंट ट्रांसवर्स डायमीटर, स्पिन मूवमेंट हो रही है, या फिर रोल ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये नहीं बोला कि जो रोल है वो इंफीरियर डायरेक्शन में हो रहा है या फिर स्लाइड जो है वो सुपीरियर डायरेक्शन में हो रही है, ऐसा नहीं बोला। इसने यहाँ पे सर्फेसेस के नाम दे दिया कि लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर के अलोंग हो रहा है या फिर ट्रांसवर्स डायमीटर के अलोंग हो रहा है। कौन सी मूवमेंट? आपकी शोल्डर फ्लेक्शन की मूवमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर है उस पे जो आपकी मूवमेंट है ड्यूरिंग शोल्डर फ्लेक्शन वो हो रही है। सो देखो पढ़ लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग फ्लेक्शन द ह्यूमरल हेड रोल्स सुपीरियरली एंड स्लाइड्स इंफीरियरली ऑन द ग्लिनोइड फोसा। तभी आपकी ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स में जो आपका ह्यूमरस का बॉडी है, ह्यूमरस का जो शाफ्ट है वो सुपीरियरली जा रहा है। सो ये जो मूवमेंट होती है ये होती है आपके लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर पे। अब लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर क्या होता है? अब देखो, ये अगर आपका ग्लिनोइड फोसा है और इधर आपका हेड ऑफ ह्यूमरस आ जाएगा,
ठीक है। अभी जो ग्लिनोइड फॉसा है इसका ये जो वर्टिकल डायमीटर है इसी को हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, ठीक है। सो दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे जो सुपीरियर और इंफीरियर मूवमेंट्स हो रही हैं ये कहाँ हो रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर के अलोंग हो रही हैं, और ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर है इसका इसके अलोंग नहीं हो रही हैं। जो ये लॉन्गिट्यूडनल या फिर इसको हम वर्टिकल डायमीटर भी कह सकते हैं, इसके अलोंग ये जो आपकी शोल्डर फ्लेक्शन की आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स है ये हो रही है। नेक्स्ट इज ग्लिनोइड फॉसा फेसेस। अब यहाँ पे ग्लिनोइड फॉसा की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो पूछ ली है, ठीक है। लेटरली एंड डाउनवर्ड, बैकवर्ड अपवर्ड एंड लेटरली, बैकवर्ड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड मीडियली। सो यहाँ पे जो ग्लिनोइड फॉसा है वो किस तरीके से फेस करता है, सो ऑप्शन नंबर बी, इट फेसेस बैकवर्ड, दैट मीन्स पोस्टीरियरली। क्यों? क्योंकि 6 to 7 डिग्रीज ऑफ रेट्रोवर्जन इज कॉमन। अब देखो ये ऐसा नहीं है कि हर इंडिविजुअल में रेट्रोवर्जन ही होता है, ठीक है, एंटेरोवर्जन भी होता है, ठीक है। ये जब मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको ये सारी बातें समझाई थी, वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, राइट। सो जो रेट्रोवर्जन है इट इज़ मोर कॉमन इन इंडिविजुअल्स और इन दी पॉपुलेशन। एंटेरोवर्जन भी होता है, बट अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको पोस्टीरियरली ही लिख के आना है। देन अपवर्ड सुपीरियरली टू रेजिस्ट द डाउनवर्ड डिसलोकेशन, तो ये भी आपका स्टैटिक स्टेबलाइजेशन में काम आता है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट नंबर 2 है कि ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड किसकी वजह से होता है, किस लिए होता है, ताकि जो डाउनवर्ड डिसलोकेशन है उसको ये रोक सके। सो ये एक तरीके से आपका स्टैटिक स्टेबलाइजेशन में भी काम आता है, ठीक है। सो स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में ये जो आपका ग्लिनोइड फॉसा का इंक्लिनेशन है सुपीरियरली ये काम आता है। एंड थर्ड इज द लेटरली, यानी कि आउटवर्ड। अब आउटवर्ड तो होगा ही, तभी तो वहाँ पे आपके ह्यूमरल जो हेड है वो आर्टिकुलेट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट शाफ्ट एंगल ऑफ ह्यूमरस इज 45, 60, 90 और 120 डिग्रीज। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 130 to 150 डिग्री, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि ये आपका ह्यूमरस का हेड है, ठीक है, ये आपका ह्यूमरस का हेड है, ये आपका जीटी हो गया, और यहाँ पे हो गए आपके ये कॉन्डाइल्स, ह्यूमरल कॉन्डाइल्स, ठीक है। अब ये जो नेक शाफ्ट एंगल है ये किसके बीच में बनता है, अ लाइन पासिंग थ्रू द नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड अ लाइन पासिंग लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो ये जो एंगल बनता है आपका ये होता है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये जो एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये कहाँ बनता है, फ्रंटल प्लेन में बनता है, और इसकी वैल्यू होती है 130 to 150 डिग्रीज। तो यहाँ पे जो सबसे क्लोज वैल्यू हमें ऑप्शन में दे रखी है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now moving on to the next question is anatomical position of the head of humerus। अब यहाँ पे देखो head of humerus की anatomical position पूछ लिया, इससे पहले क्या पूछी थी, glenoid fossa की पूछी थी। So medially, superiorly and posteriorly, laterally, inferiorly and anteriorly, C superior, anterior and laterally, and D is anteriorly, inferiorly and medially। So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो जो एनाटॉमिकल पोजीशन रहती है हेड ऑफ ह्यूमरस की, अब ये जो इसकी पोजीशन है ना मीडियली, सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ये किसके रेफरेंस में होती है, किसके रिगार्ड में हम इसको ये वाली पोजीशन है जो दे रहे हैं। सो इन रिलेशन टू द शाफ्ट एंड कॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। तो मैंने आपको पहले भी डायग्राम बना के दिखाया था, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये इसकी शाफ्ट है, ये इसके आगे कॉन्डाइल्स आ गए। तो ये जो इसकी पोजीशन है, इस हेड की जो पोजीशन है हेड ऑफ ह्यूमरस की, ये किसके रेफरेंस में है, किसके रिगार्ड में, किसके कॉन्टेक्स्ट में है, ये जो आपके कॉन्डाइल्स हैं और ये जो शाफ्ट है इसके रेफरेंस में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। एससी जॉइंट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है वो कौन सा होता है, ये भी मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये ये जो पॉइंट है ये हाईलाइट भी कराया था, मार्क भी कराया था कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट लिगामेंट। इंटरक्लाविकुलर लिगामेंट, anterior sternoclavicular ligament, costoclavicular ligament and posterior sternoclavicular ligament. So the correct answer here is option number C, that is the costoclavicular ligament। और इसी को हम कई बार बायलैमिनार ligament भी कह देते हैं, बायलैमिनार लिगामेंट और दी बायलैमिनार कॉस्टोक्लाविकुलर लिगामेंट। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है कौन से जॉइंट का, स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट का। एससी जॉइंट है स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। इसके दो लैमिने होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, हेंस द नेम बायलैमिनार,
ठीक है। सो इसका काम क्या होता है कि ये जो डिस्टल एंड ऑफ क्लैविकल होता है उसकी एलिवेशन को लिमिट करता है। अब देखो लिगामेंट होता है ये एससी जॉइंट पे यहाँ पे प्लेस होता है और यहाँ से आपकी क्लैविकल प्लेस होती है। तो डिस्टल एंड की जो क्लैविकल है, ये जो क्लैविकल जा रही है डिस्टल एंड पे, इसकी एक्सेस एलिवेशन को, अभी ऊपर जा रही है, एलिवेट हो रही है, तो इसको ये रोकता है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंफीरियर ग्लाइडिंग ऑफ द मीडियल क्लेविकल। और ये जो मीडियल क्लेविकल है इसकी जो इंफीरियर ग्लाइडिंग है इसको भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ये मैंने डिटेल में आपको सब पढ़ा रखा है, यहाँ पे मैं सब आपको सिर्फ सुपरफिशियली बता रही हूँ। एट रेस्ट स्कैपुला मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट डैश विद द फ्रंटल प्लेन। अब यहाँ पे देखो रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला में से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जब मैंने आपको स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पढ़ाया था तब मैंने ये हाईलाइट करवाई थी 15 डिग्रीज, 25 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो स्कैपुला है वो इंटरनली रोटेटेड रहती है इन दी कोरोनल प्लेन, ठीक है, अबाउट 35 टू 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्रीज। Which of the following muscle does not contribute to the dynamic stabilization of the shoulder joint? Subscapularis, deltoid, biceps brachii and teres major. So बिना किसी confusion के आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि teres major जो है it does not contribute to the dynamic stabilization. Rest all muscles जो है, जो इस ऑप्शन में दे रखी थी, वो सारी contribute करती हैं। और कौन कौन सी मसल होती है? एक तो देखो deltoid हो गई हमारी, ठीक है, बाइसेप्स ब्रेकियाई हो गई हमारी, और जितनी भी आपकी रोटेटर कफ मसल्स हैं, जो 4 मसल्स आती हैं आपकी रोटेटर कफ में, वो चारों। सो दीज ऑल मसल्स कंट्रीब्यूट टू द डायनामिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट रादर देन द स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज फॉल्स अबाउट रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। अब आप में से बहुत बच्चों ने हो सकता है ये टर्म ही कभी ना सुना हो कि रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल रिदम होता क्या है। स्कैपुलोह्यूमरल रिदम अलग चीज है और ये टर्म different thing है। So it is a compensatory mechanism. Scapula moves more than the humerus. It is a normal condition and it mimics frozen shoulder. So the correct answer is option number C. That is, it is not a normal condition. So reverse scapulohumeral rhythm में क्या होता है कि जो आपका normal ratio रहता है 2:1 का, यानी कि glenohumeral motion का और आपका जो scapula का motion है या फिर scapulothoracic joint का जो motion है उसका normally ये इतना ratio रहता है। But जब ये रेशियो रिवर्स हो जाता है कि जब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है वो 1 रेशियो और स्कैपुला जो है वो आपकी 2 मूवमेंट करने लगे, यानी कि अगर आपका 180 डिग्रीज की मूवमेंट हो रही है, एबडक्शन हो रहा है, तो आइडियली क्या होता है कि 120 डिग्रीज आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे देना चाहिए और 60 डिग्रीज आपका जो स्कैपुला है उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट जब ये सिनेरियो उल्टा हो जाता है, जब आपका ग्लिनोह्यूमरल तो करे 60 डिग्रीज कंट्रीब्यूट और आपका जो स्कैपुला है वो करे 120 डिग्रीज कंट्रीब्यूट, तो ये हो जाता है आपका रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल रिदम एंड इट इज अ पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी है, ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है बाय द पेशेंट। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है सारा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।